सुबह का शांत समय था। संतोष खिड़की से बाहर देख रही थी। ये बरसात का महीना था। बाहर के लॉन में घास हरी भरी और ताजी लग रही थी। हवा ठंडी और दिल खुश करने वाली गीली मिट्टी की महक लिए वातावरण को सुगंधित कर रही थी। संतोष को 30 साल पहले के ऐसे ही बारिश से भीगे हुए दिन की याद आई। मुबारक हो मैडम, बेटा हुआ है, नर्स ने संतोष से कहा। ये सुनकर संतोष ने चैन की सांस ली। उसको बेहद डर था कि कहीं दुर्भाग्य से बेटी पैदा हुई तो पति के परिवार की नज़रों में उसका दर्जा गिर जाता। इसके 2 कारण थे। पहला था कि लाखों और लोगों की तरह उसके सास ससुर के सिर पर अपने वंश को आगे बढ़ाने का भूत सवार था। दूसरा, संतोष से पहले घर में आने वाली बहू जेठानी ने बेटा पैदा किया था। जल्द ही सारे खानदान में बेटा पैदा होने का शुभ समाचार फैल गया। सबसे पहले संतोष के सास ससुर अस्पताल पहुंचे। उसे बधाई देने के बाद उसके ससुर ने कहा, मुझे जैसे ही समाचार मिला मैंने विक्रम को जर्मनी फ़ोन कर दिया। वो बेहद खुश हुआ। विक्रम उनका बेटा और संतोष का पति था। वो उस समय कारोबार के सिलसिले में यूरोप का दौरा कर रहा था। उसके सास ससुर के आने के कुछ ही देर बाद एक के बाद एक दोस्त और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल उच्च श्रेणी का था। उसके नियम बहुत कड़े थे। संतोष के सास ससुर के अलावा एक समय पर केवल 2 ही लोग उस कमरे में जा सकते थे और जितने तोहफे और फूल वगैरह आए थे उन सबको अलग एक छोटे कमरे में रखवा दिया गया। कमरे का ताला लगाकर चाबी संतोष की सास को पकड़ा दी गई। 2 दिन बाद संतोष अपने बेटे को लेकर घर आई। विक्रम भी उसी शाम को जर्मनी से लौट आया। फिर कई दिनों तक बच्चे के पैदा होने का जश्न मनाया गया। संतोष के ससुराल में बहुत बड़ा भव्य घर था, पर उसके ससुर को लगा कि एक ही दिन सारे रिश्तेदारों और सबके दोस्तों को बुलाना तो मेले की भीड़ की तरह होगा। किसी से खुलकर बातचीत भी ना हो सकेगी। इसलिए हर दूसरे दिन पार्टी रखी गई। संतोष के बेटे का नामकरण पर बच्चे का नाम उसके दादाजी ने राजवीर रखा। धीरे धीरे राजवीर बड़ा हुआ। वो पढ़ाई में काफ़ी तेज था और हमेशा अपनी कक्षा में पहले या दूसरे स्थान पर आता था। पर बचपन से ही वो काफ़ी अड़ियल स्वभाव का था और अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही काम करता था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद जब वो 11वीं में आया तो उसके पिता विक्रम ने चाहा कि वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़े ताकि आगे जाकर कॉलेज में वो सीए या एमबीए कर सके और डिग्री हासिल करने के बाद राजवीर उनके कपड़ों के निर्यात के कारोबार में उनका साथ दे। पर राजवीर के कुछ और ही इरादे थे। वो एक शानदार 5 स्टार होटल खोलना चाहता था। इस कारण उसने 11वीं कक्षा में होम साइंस लिया और 12वीं करने के बाद वो होटल मैनेजमेंट में चला गया। लगभग 3 साल हो गए तब राजवीर की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। एक शाम जब वो घर आया तो बहुत खुश लग रहा था। मम्मी जी, पापा जी, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या तुम अपने सालाना इम्तिहान में अव्वल नंबर पर आए हो? संतोष ने पूछा। नहीं मम्मी, ये इम्तिहान में नंबर जैसी छोटी चीज की बात नहीं है, उसके बेटे ने जवाब दिया। ये मेरे जीवन और भविष्य के बारे में बात है। अब हमें और लटका कर मत रखो। विक्रम बोला। बता ही दो क्या बात है। तो सुनिए, राजवीर ने कहा, मैंने शादी के लिए एक लड़की चयन कर ली है। मैंने उससे बात भी कर ली है और उसको ये रिश्ता मंजूर है। विक्रम और संतोष को जोर का झटका लगा। थोड़ी देर तक दोनों कुछ बोल ही नहीं सके। फिर बड़ी मुश्किल से विक्रम ने अपनी आवाज पाई। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं पापा जी, मैं आप लोगों के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? राजवीर ने जवाब दिया। ये लड़की कौन है? उसका बाप क्या करता है? क्या वो हमारी तरह राजपूत खानदान की है? सवाल पर सवाल राजवीर की तरफ से फेंके गए। उस लड़की का नाम रजनी है। वो मेरे साथ होटल मैनेजमेंट सीख रही है। उसका पिता एक ऑटो रिक्शा चलाता है। उसकी जात और खानदान के बारे में तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। शायद वो दलित है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? राजवीर का जवाब सुनते ही विक्रम आग बबूला हो गया। क्या विक्रम राठौर जैसे करोड़पति का इकलौता बेटा एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी के साथ शादी करेगा? वे गुस्से में चिल्लाए। क्या एक राठौर खानदान का सुपुत्र एक दलित लड़की से रिश्ता जोड़ेगा? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। सारे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लोग हम पर हंसेंगे। स्वर्ग में हमारे पुरखों की शांति भंग हो जाएगी। तुम ये शादी नहीं कर सकते हो, कहकर विक्रम पैर पटकता हुआ उस कमरे से चला गया। बेटा, तुम ये बहुत गलत काम कर रहे हो। उस दलित लड़की का ख्याल छोड़ दो, कहकर संतोष भी कमरा छोड़कर चली गई। राजवीर की बचपन की पुरानी आदत अब भी थी कि वो अपने मन की मर्जी करता था, चाहे उसके माता पिता कुछ भी कहें।
उसे और रजनी को एक 5 स्टार होटल में नौकरी का बुलावा मिल चुका था, जिसके बारे में उसने डर के मारे अपने माता पिता को नहीं बताया था। रजनी ने तो प्रस्ताव मिलते ही होटल को हाँ कह दिया था। उस दिन माता पिता के विचारों को सुनने के बाद राजवीर ने तय किया कि वो भी उसी होटल की नौकरी स्वीकार कर लेगा। फिर जल्द ही वो एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेगा। अगला कदम भी उसके विचारों में था कि वो तब रजनी से कोर्ट में शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएगा। रजनी को राजवीर की योजना सही लगी, पर वो पहले अपने पिता से अनुमति लेना चाहती थी। जब रजनी के पिता को पता चला कि उसकी बेटी किससे शादी करने जा रही है, तो शुरू में तो वो डर गया। उसे पता था कि विक्रम राठौर बड़ा आदमी था और उसकी जान पहचान शहर के वरिष्ठ पुलिस IAS अफसरों से थी। वो चाहते तो उसका लाइसेंस जब्त करवा सकते थे या उसे किसी बहाने जेल भिजवा सकते थे, पर राजवीर ने उसे आश्वासन दिया कि उसका पिता गुस्सैल जरूर था और उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन राजवीर सब स्थिति संभाल लेगा। मुश्किल से रजनी के पिता शादी के लिए राजी हो गए। पहले दिन के झगड़े के बाद राजवीर ने अपने पिता के सामने अपनी शादी की बात कभी नहीं उठाई और ना ही अपनी माँ को कुछ बताया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रजनी और राजवीर की नौकरी लग गई। अपनी योजना के अनुसार दोनों ने कोर्ट में नोटिस दे दिया कि वो शादी करना चाहते हैं। कानून के अनुसार पहला नोटिस देने के 3 महीने के बाद ही वो शादी कर सकते थे। कायदे के मुताबिक उनकी अर्जी कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लग गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। लगभग 1 महीने बाद अदालत के ही एक मुलाजिम ने कुछ पैसे ऐंठने की नीयत से संतोष का पता कर उसको फोन किया और बता दिया कि उसका बेटा कोर्ट में शादी करने जा रहा है। राजवीर की होने वाली शादी की खबर सुनते ही संतोष के होश उड़ गए। वो जानती थी कि उसके पति विक्रम बेटे राजवीर से पहले ही नाराज थे, क्योंकि उसने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह एक होटल में नौकरी कर रखा था। इसके ऊपर अगर वो ये सुनेंगे कि उनका बेटा एक ऑटो रिक्शा चलाने वाली लड़की से शादी कर रहा है, तो वो गुस्से में आकर राजवीर को अपनी जायदाद से बेदखल कर सकते थे। संतोष किसी हालत में ये नहीं सह सकती थी। आखिर राजवीर उसका इकलौता बेटा था। संतोष सोचने लगी कि वो क्या करे ताकि राजवीर और रजनी अलग हो जाएं। वो चाहती थी कि उसका कारगर उपाय कुछ ऐसा हो कि वो दोनों इस शादी के बंधन में ना उलझें। धीरे धीरे संतोष के दिमाग में एक उपाय सबसे ऊंचा बनकर पांव जमाने लगा। वो विक्रम को इस उपाय में साझी बनाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि विक्रम का गुस्सा राजवीर को सुधारने में और भी भड़क जाए। अक्सर अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में विक्रम विदेशों के लंबे टूर पर जाते थे। एक ऐसे ही अवसर पर संतोष ने राजवीर को फोन किया और कहा, बेटे तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। कल शाम को चाय पर घर आकर मुझसे कुछ देर बातें कर लो। तुम्हारे पिताजी इस समय हिंदुस्तान से बाहर हैं, इसलिए जिस लड़की से तुम शादी करने की बात कर रहे थे उसको भी साथ ले आओ। कम से कम मैं अपने बेटे की पसंद से मिल तो लूं। वो मान गया कि कल शाम को रजनी को साथ लेकर आएगा। अगले दिन सुबह अपनी योजना के अनुसार संतोष बाजार गई। ड्राइवर को कार पार्किंग में छोड़कर वो खरीदारी करने पैदल निकल गई ताकि किसी को कोई शक ना पड़े कि वो असल में क्या लेने आई थी। उसने एक जोड़ी चप्पल, कुछ रुमाल और एक पर्स खरीदा। फिर अपने मन में उठ रही योजना को पूरा करने के विचार से एक दवा खरीदी। शाम को कहने के मुताबिक राजवीर और रजनी उससे मिलने आए। संतोष ने उनसे काफी बातचीत की। उसने रजनी की प्रशंसा की और उससे मिलकर बहुत खुश होने का नाटक भी रचा। फिर नौकर से चाय मंगाई। जब चाय आई तो संतोष ने उसे अलग टेबल पर रखने को कहा और खुद उठी चाय बनाने के लिए। संतोष ने एक प्याले में चाय डाली, अपनी लाई हुई दवा की 4 चुटकियां डाल दी, फिर दूध और चीनी मिलाकर प्याला रजनी के सामने रख दिया। वो दूसरे प्याले में चाय डाल ही रही थी कि दूसरे कमरे में फोन बजा। मैं अभी आती हूँ कहकर वो दूसरे कमरे में फोन सुनने चली गई। रजनी ने अपनी चाय का प्याला राजवीर को पकड़ाया और उठकर अपने लिए एक और प्याला बनाया। संतोष को आने में देर लग रही थी तो दोनों ने अपनी अपनी चाय पीनी शुरू कर दी। संतोष वापस आई तो देरी के लिए माफी मांगी और अपने लिए चाय बनाकर पीने लगी। उसने सोचा कि रजनी ने राजवीर के लिए चाय बना दी होगी। चाय खत्म होने के बाद रजनी और राजवीर ने अपने अपने घर जाने की इजाजत मांगी और निकल पड़े। संतोष के मन में विचार उठा कि जल्दी ही उसका बेटा आजाद हो जाएगा। आकाश की तरफ उसने निगाहें उठाई तो देखा कि बादल घिर रहे थे, पर लगता था कि अभी वर्षा शुरू होने में समय लगेगा। रात हो गई। संतोष खाना खाने बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजी।
फोन पर रजनी थी। उसने कहा कि वो अस्पताल से बोल रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी और लगता था कि वो किसी क्षण रोने लगेगी। उसने बताया कि जब वो और राजवीर संतोष को छोड़कर निकले तो वो दोनों काफी देर तक शहर के एक बड़े पार्क में घूम रहे थे, गप्पे भी हाँक रहे थे और भविष्य के लिए योजनाएं भी बना रहे थे। अचानक राजवीर की तबीयत खराब हो गई। रजनी उसे टैक्सी में अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि लगता था कि राजवीर ने किसी किस्म का जहर खाया था, उसका बचना मुश्किल था। वो ये सब सुनकर संतोष को जोर का झटका लगा। ये क्या अनर्थ हो गया। उसने सोचा कि जो जाल उसने रजनी के लिए फैलाया था, उस जाल में उसी का बेटा फंस गया था। उसने तुरंत ड्राइवर को बुलवाया और अपनी कार से अस्पताल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और जल्दी ही घनघोर वर्षा होने लगी। उस समय सड़कें वाहनों से खचाखच भरी हुई थीं। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम थे। वर्षा के कारण जाम और जटिल हुए जा रहे थे। संतोष का मोबाइल उसके पर्स में था। रास्ते में उसका फोन 2-3 बार बजा, पर बाहर के शोर के कारण संतोष ने नहीं सुना। संतोष को अस्पताल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। वहां उसे रजनी मिली। वो रो रही थी। माँ जी, राजवीर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, सिसकियों के बीच में उसने कहा। संतोष वहीं पास में एक बेंच पर बैठ गई। उसे लगा उसने अपने सपनों को स्वयं ध्वस्त कर दिया। वो क्या करना चाह रही थी, पर जाने क्यों मामला उलट गया। बड़ी हिम्मत करके उसने विक्रम को फोन लगाया। संतोष की बात सुनकर उसका भी दिल बैठ गया। उसने कहा कि वो अगली फ्लाइट से वापस आ रहा है। अस्पताल के डॉक्टर राजवीर के शव का पोस्टमार्टम करना चाहते थे, पर संतोष ने मना कर दिया। वहाँ के बड़े डॉक्टर उसके पति विक्रम को जानते थे। संतोष के दबाव में आकर मौत का कारण उन्होंने दिल का दौरा लिख दिया। आखिर वो बड़े उद्योगपति की बीवी होने के अलावा मृतक की माँ भी थी। संतोष आज बरसात की सुबह खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी। राजवीर को मरे हुए 7 साल हो गए थे। उसने राजवीर का पोस्टमार्टम रुकवाकर शायद अपने आप को कई साल कानून के कारागार में कैद होने से बचा लिया था। उसने विक्रम को भी सच्चाई नहीं बताई थी, पर उसे अपने मन, ख्यालात और आत्मा की कैद से कौन बचा सकता था। आत्मग्लानि ने तो उसे आजीवन कैद की सजा सुना ही दी थी।